चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, तो जी कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि किस तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो डील करते हैं किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस को उर्दू में कहा जाता है मुरक्कब नाकिस। अब नाकिस नाम से ही जाहिर है कि ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये इसकी डेफिनेशन भी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो देता है, मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई चीज वाजे करने की कोशिश तो करता है लेकिन मुकम्मल तौर पे वाजे नहीं कर पाता, ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, मेड ऑफ गोल्ड, अब हमें नहीं पता कौन सी चीज बनी है इस गोल्ड से। ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बिल्ड ऑफ स्टोन, विद ग्रेट स्पीड, विदाउट एनी केयर, टू विन द प्राइज, टू गो होम, राइडिंग अ कैमल, मिल्किंग अ काउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो फ्रेज है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता, उसे फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव फ्रेज, देन वी हैव एडवर्ब फ्रेज। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने अपना ग्रामर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू क्यों किया था। बिकॉज अगर हम लोगों को पता ना होता कि व्हाट इज एडजेक्टिव, तो हमें कभी पता नहीं चल सकता कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। अगर हम लोगों को एडवर्ब के बारे में कुछ नहीं पता तो एडवर्ब फ्रेज के मुतालिक भी हम नहीं जान सकते। दैट्स वाई सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया गया है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स की, जिन अज्जा की जरूरत होती है वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो वी हैव एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, prepositional फ्रेज, जेरंड फ्रेज। आपके लिए न्यू होगी जेरंड फ्रेज, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन्फिनेटिव फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज। ठीक है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does the work of an adjective in a sentence is called adjective phrase। मतलब एक सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा हो जैसा एक एडजेक्टिव किसी फिक्रे के अंदर करता है, तो वो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेम टू सेम सिमिलर काम करे एडजेक्टिव का ही, उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। आगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मलिक रियाज इज अ वेल्दी मैन। मलिक रियाज, ये एक नाम भी है, एक नाउन भी है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ए हमारा आर्टिकल है। वेल्थी जो है वो मैन की एक क्वालिटी बता रहा है, दैट्स वाई जो वेल्थी है वो हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है। यानी इस सेंटेंस के अंदर जो वेल्थी है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया गया है कि एक फिक्रा जो है उसके अंदर एडजेक्टिव कैसे काम करता है। और अब अगर इसी सेंटेंस को मैं एडजेक्टिव फ्रेज से रिलेट करवाऊं तो मैं लिखूंगी मलिक रियाज इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का ही, दैट्स वाई इसे कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इसमें जो मेन वर्ड है जिसे हम हेड वर्ड बोलते हैं वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखें। द प्रिंसिपल वाज अ काइंड मैन। द प्रिंसिपल वाज अ काइंड मैन, तो यहाँ पे जो वर्ड काइंड है वो मैन की क्या बयान कर रहा है? एक क्वालिटी। दैट्स वाई ये काम कर रहा है फिक्रे में एज एन एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना चाहूँ तो होगा द प्रिंसिपल वाज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। तो विद अ काइंडली नेचर मेरे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। इसी तरह मैंने इसको समझाने के लिए थर्ड एग्जाम्पल डाली है। ही इज वेयरिंग अ सिल्की टर्बन। टर्बन जो है पगड़ी को बोला जाता है,
तो यहाँ पे जो सिल्की है वो टर्बन के कपड़े के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो सिल्की है। दैट्स वाई जो सिल्की है वो एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसे एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करना चाहूंगी तो मैं बोलूंगी ही इज वेयरिंग अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। वो एक पगड़ी पहने हुए है जो कि किससे बनी है, सिल्क से बनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ एडजेक्टिव फ्रेजेस डाली हैं समझने के लिए। जैसे अ गोल्ड क्राउन है, तो यहाँ पे अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड इसकी एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अ पर्पल क्लॉक, अ क्लॉक ऑफ पर्पल कलर। अ वाइट एलिफेंट, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव से हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस कैसे बनानी है। अ जंगल ट्रैक, अ ट्रैक थ्रू द जंगल। अ ब्लू आइड बॉय, अ बॉय विद ब्लू आईज। A deserted village, एक बंजर village, a village without any inhabitants. A blank paper, a paper with no writing on it. The longest day, the day of greatest length. ठीक है, adjective phrase I hope आपको clear हो गया होगा। Let's move on. आगे हमारा है adverb phrase. A group of words that does the work of an adverb in a sentence is called adverb phrase. इसी तरीके से मैंने एडवर्ब की और एडवर्ब फ्रेजेस की आपस में मिसालें इलेबोरेट की हैं ताकि आपको पता चले कि एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब कैसे काम करता है और एडवर्ब फ्रेज बिल्कुल एडवर्ब की तरह ही एक सेंटेंस में कैसे काम करता है। एहतशाम रन्स फास्ट, ठीक है, यहाँ पे जो फास्ट है वो रन वर्ब में इजाफा कर रहा है। मैंने बोला था ना एडवर्ब होता है जो वो क्या करता है जी, एडेड टू द मीनिंग्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या है जी, जो फास्ट है वो रन के मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है। दैट्स वाई उसे एक एडवर्ब कहा जाता है। और यहाँ अगर हमने इस एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना हो तो हम कहेंगे एहतशाम रन्स विद अ ग्रेट स्पीड। With a great speed is a group of words that is doing the work of an adverb in a sentence. ठीक है, that's why this is called adverb phrase. She is coming now. तो यहाँ पे जो now है कम के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। शी इज कमिंग, कमिंग जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है जिससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। इसे अगर हमने एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना है तो मैं चेंज करूंगी कैसे, शी इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। ओके, एट दिस वेरी मोमेंट इज एडवर्ब फ्रेज। मैंने नाउ को चेंज कर दिया। ही आंसर्ड रूडली, ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। तो ये मैंने रूडली को चेंज किया है इन अ वेरी रूड मैनर। ठीक है, इसी तरीके से मुख्तलिफ एडवर्ब्स को भी एडवर्ब फ्रेजेस में चेंज किया गया है। लाइक ब्रेवली इन अ ब्रेव मैनर, अनवाइजली इन एन अनवाइज्ड मैनर, सॉफ्ट या स्विफ्टली इन अ स्विफ्ट मैनर, ब्यूटीफुली इन अ ब्यूटीफुली स्टाइल। ठीक है, कंसिक्वेंटली इन अ लॉन्ग रन, फुलिशली इन अ फुलिश मैनर, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली दर्जा पर दर्जा को कहा जाता है तो उसे हम चेंज करेंगे बाय एंड बाय में, अर्जेंटली एट वंस। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एडजेक्टिव फ्रेज को और एडवर्ब फ्रेज को। अब बारी आती है नाउन फ्रेज की, दैट इज ट्रिकी वन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन और एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। इट मे बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ये बात याद रखिएगा क्योंकि जो नाउन है वो एवरीथिंग, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वो किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट भी काम करता है। मैं कल बता के आ चुकी हूँ नाउन के यूजेस में, एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम करता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो भी हम उसके जरिए कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करता है किसी भी वर्ब के। ठीक है, अब यहाँ देखें, शी एक्सपेक्ट्स अ प्राइज। अ प्राइज जो है वो तो हमारा नाउन है, ठीक है, वो फिक्रे में काम कर रहा है एज अ नाउन। ठीक है, अगर हमने इसको नाउन फ्रेज में चेंज करना है तो हम करेंगे शी एक्सपेक्ट्स टू गेट अ प्राइज, कि उसे मिलेगा एक प्राइज। टू गेट अ प्राइज हमारी क्या होगी, एक नाउन फ्रेज होगी। इसमें जो नाउन है एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाउन फ्रेज जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करती है, एज अ सब्जेक्ट भी काम करती है और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तौर पे भी काम करती है। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जांपल है हमारी, द बॉय वांट्स ब्रेड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द बॉय वांट्स टू ईट ब्रेड। टू ईट ब्रेड जो है वो हमारी नाउन फ्रेज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हेड वर्ड है या जिसे मेन वर्ड कहा जाता है वो हमारा नाउन है, ब्रेड। अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ अर्ली टू बेड,
यहाँ पे जो बेड हमारा है वो नाउन है। अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी हैबिट है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसके अंदर जो नाउन फ्रेज है वो काम कर रही है एज अ सब्जेक्ट। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट काम किया जा रहा है, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर एज ए सब्जेक्ट काम किया जा रहा है। वी शुड बी काइंड टू आवर रिलेटिव्स, एंड रिलेटिव्स को हम चेंज कर सकते हैं किथन किन में, तो ये हमारी नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। वी ऑल्सो हैव प्रपोजिशनल फ्रेज। अब प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन से ही शुरू होती है। अगर आपने कभी किसी प्रपोजिशनल फ्रेज की पहचान करनी है तो मोस्टली लाइक 90% जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो एक हेड वर्ड प्रपोजिशन से ही शुरू होती हैं। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी वजह से प्रपोजिशनल फ्रेज को पहचानना बाकी फ्रेजेस की निस्बत बहुत ईजी होता है। प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट करती है एक प्रपोजिशन के ऊपर फॉलोड बाय प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, यानी उसी प्रपोजिशन को आगे जाके थोड़ा दिया जाता है, और अगर किसी प्रपोजिशन को आगे जाके कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी उस सेंटेंस के अंदर, और वो भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसा उस सेंटेंस के अंदर कोई एक प्रपोजिशन कर रही है, ठीक है। लाइक वी सेट अप अ कैंप अंडर अ शेडी ट्री, अंडर हमारी प्रपोजिशन है और उसके बाद अंडर अ शेडी ट्री उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो हमारा फर्स्ट प्रपोजिशन से रिलेटेड है, यानी हमने एक कैंप को सेटअप करना है अंडर अ शेडी ट्री, ठीक है। अंडर किसके नीचे? एक शेडी ट्री के नीचे। तो जो अंडर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है शेडी ट्री को, ठीक है। अंडर अ शेडी ट्री हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज होगी। दे टुक अ शेल्टर इन अ गार्डन, दे टुक अ शेल्टर इन अ गार्डन, इन से स्टार्ट हो रहा है, इन हमारी प्रपोजिशन है, अ गार्डन उसी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ही लॉस्ट हिज कीज एट द ऑफिस, कीज कहाँ पे छोड़ी है? ऑफिस में, ऑफिस को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। द बुक विद द टैटर्ड कवर, मैम मेरी स्लाइड शो हो रही है? यस मैम, आपकी स्लाइड शो हो रही है। ओके ठीक है। The book with a tattered cover has been read many times, ठीक है। यानी टैटर्ड कवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिखरा हुआ या फिर फटा हुआ, ठीक है। अब वो जो बुक है टैटर्ड कवर के साथ उसको रीड किया गया है many times में, ठीक है। यहाँ पे with से स्टार्ट हो रहा है, with हमारी preposition है, that's why with the tattered cover हमारी क्या है जी? एक prepositional phrase है। The present inside a big box is mine, put the fresh flowers on a high shelf, I love to take my truck off the road, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेड आपको रेड बॉक्सेस टाइप में नजर आ रही हैं वो क्या है जी? हमारी सारी प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। कुछ और प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ। तो इनको हम लोग किसमें मतलब प्रपोजिशनल फ्रेजेस को रीड आउट करते हैं? इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, विद अ व्यू टू, with regard to, at the bottom of, at home in, by dine of, by dint of, by way of, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी हैं ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। अब बात करते हैं जेरेंड फ्रेज की। जेरेंड फ्रेज की बात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज जेरेंड, जेरेंड क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि जेरेंड क्या है तो आप कभी नहीं समझ सकते कि जेरेंड फ्रेज क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको उर्दू में एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, जरूर नोट डाउन कर लें। और मैं बड़ा स्लो बोल रही हूँ तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। किसी भी वर्ब के साथ, ठीक है, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए, और वो वर्ब यानी वो जो आईएनजी लगाया है जिस वर्ब के साथ हमने, वो वाला वर्ब, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब किसी फिक्रे के अंदर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो वो जेरेंड कहलाता है।
अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब फिक्रे में नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो वो जो वर्ड बनता है वो जेरंड कहलाता है। जेरंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है, वर्बल नाउन। और जेरंड की जो पहचान है वो ये है कि उसके अगर हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे उस वर्ड का तो वो ना, नी और ने पे खत्म होगा, ना, नी और ने पे खत्म होगा। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा जेरंड क्या है। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब फिक्रे के अंदर नाउन के तौर पे यूज हो रहा हो तो वो जेरंड कहलाता है। जेरंड को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं और इसकी जो पहचान करना है उस वर्ड की तो वो क्या होती है, वो लास्ट में ना, नी और ने पे खत्म होता है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। A gerund phrase is a phrase consisting of a gerund and object associated with it. वो gerund के साथ और जो object उस gerund से associate होता है उसके साथ relate करती है। A whole gerund phrase जो है फंक्शन करती है सेंटेंस में बिल्कुल नाउन की तरह ही। जैसे नाउन फ्रेज में नाउन जो है वर्क कर रहा है एज हेडवर्ड, यहाँ पे gerund फ्रेज में gerund जो है एज हेडवर्ड वर्क करता है। एंड कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेटिव नोमिनेटिव। यानी यहाँ पे मैं बात कर रही थी नाउन की, जब मैंने नाउन रीड आउट किया है नाउन फ्रेज को तो मैंने बताया है कि वो एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब यूज होती है। यहाँ पे भी बिल्कुल जस्ट लाइक नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे भी जेरंड यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जेरंड यूज हो सकता है और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पे भी यूज हो सकता है, जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके एग्जाम्पल देखें आपको समझ आ जाएगा। राइडिंग द कैमल लुक्स इजी टू मी। अब देखें, RIDING, राइडिंग। राइड हमारी एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब के साथ हमने लगाया ING, क्या बन गया, राइडिंग। ठीक है, राइडिंग वर्ब है, हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया हमारा। लेकिन इस फिक्रे के अंदर देखें, राइडिंग द कैमल मतलब ऊंट की सवारी करना, उस पे राइड करना, उसकी सवारी करना, लुक्स इजी टू मी, तो ये यहाँ पे एज नाउन काम कर रहा है। वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी लगाया, लेकिन वो जो वर्ब आईएनजी वाला है वो इस फिक्रे के अंदर एज नाउन काम कर रहा है। और नाउन भी कौन सा, जो कि सब्जेक्ट है, राइडिंग सब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जेरंड हेडवर्ड। और राइडिंग द कैमल हमारी क्या कहलाएगी, जेरंड फ्रेज। यहाँ पे एज सब्जेक्ट काम किया। अब एज ऑब्जेक्ट देखते हैं, ही इंजॉयज मिल्किंग द काउ, वो जो दूध दोहना होता है काउ का। देखिए मैंने बताया था ना इसकी पहचान क्या है, सवारी करना, राइडिंग ना पे खत्म हो रहा है, ठीक है, मिल्किंग दूध दोहना, ना पे खत्म हो रहा है, बेकिंग वो बेक करना, ठीक है, ना पे खत्म हो रहा है। तो मैंने बताया था कि इसके लास्ट में क्या होता है, ना, नी और ने पे खत्म होते हैं। ठीक है, ही इंजॉयज मिल्किंग द काउ, यहाँ पे जो वर्ड मिल्किंग है, दूध दोहना, ये है तो वर्ब के तौर पे, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एज नाउन यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज जेरंड एंड मिल्किंग द काउ द ग्रुप ऑफ वर्ड इज जेरंड फ्रेज। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की। जैसे अभी हम जेरंड फ्रेज की बात करके आए हैं, तो जैसे हम जेरंड को समझे बगैर जेरंड फ्रेज को समझना मुश्किल है, इसी तरह इन्फिनेटिव को समझे बगैर इन्फिनेटिव फ्रेज को समझना भी मुश्किल है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज से पहले, इन्फिनेटिव क्या होता है, किसी भी वर्ब से पहले, ठीक है, किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लगा हो तो वो टू और वर्ब आपस में मिलके इन्फिनेटिव बना लेते हैं। किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लगा हो तो वो टू और वर्ब दोनों आपस में मिलके एक इन्फिनेटिव बना लेते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेजर क्विकली, आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेजर क्विकली। अब इसमें क्या है जी, ये जो टू बरी है, टू उसके बाद बरी वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक इन्फिनेटिव फॉर्म बना रहे हैं। इस फिक्रे के अंदर आई वांट टू बरी द ट्रेजर क्विकली, ये क्या कर रहे हैं जी, टू और बरी दोनों मिलके एक इन्फिनेटिव फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है,
और इन्फिनेटिव फॉर्म के बाद हमारे सामने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है ट्रेजर, और उसके साथ ही हमने एक मॉडिफायर एडवर्ब क्विकली भी लगाया हुआ है। यानी हमारे पास क्या है जी, उसके बाद ट्रेजर, हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, नाउन भी कहते हैं, और उसके बिल्कुल साथ हम लोगों ने क्विकली लगाया हुआ है जो कि एक एडवर्ब भी है, लेकिन वो ट्रेजर को मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई उसे मॉडिफायर एडवर्ब कहा जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इन्फिनेटिव वर्ब विल ऑफन बी इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी बता के आई हूं मैं, उस मतलब टू और साथ में वर्ब जो है उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि ट्रेजर था, और उसके बिल्कुल साथ ही एक मॉडिफायर लगा होगा, और मॉडिफायर भी कौन सा होगा? एडवर्ब मॉडिफायर होगा, लाइक क्विकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू नीड द डो स्लोली। मतलब वो गूंदती है ना जब डो को, तो उसको पसंद, सॉरी गूंदता है ना डो को, तो उसको पसंद है कि वो स्लो स्लो गूंदे। ही लाइक्स टू नीड द डो स्लोली। इसके अंदर टू नीड द डो स्लोली जो है वो हमारी क्या है जी? इन्फिनेटिव फ्रेज है। कैसे? टू, उसके बाद वर्ब लगा हुआ टू नीड, दोनों ने मिलके बनाया इन्फिनेटिव जो कि हेड वर्ड है इन्फिनेटिव फ्रेज का। द हमारा आर्टिकल है, डो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, स्लोली जो है वो हमारा एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? जो डो जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये इसका मॉडिफायर एडवर्ब है। ठीक है, दे ऑल मेक अप द इन्फिनेटिव फ्रेज। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। ही हेल्प टू बिल्ड द रूफ, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इन्फिनेटिव। अब द ऑफिसर रिटर्न टू हेल्प द इंस्पेक्टर, यहाँ पे भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। लेट मी शो यू द बेस्ट वे टू फिक्स द डोर क्विकली, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नोबडी वॉन्ट्स टू हेयर लॉन्ग स्पीचेस, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। टू के बाद हेयर क्या बन गया? इन्फिनेटिव हेडवर्ड। लॉन्ग स्पीचेस, लॉन्ग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद स्पीचेस उसका एक मॉडिफायर। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन, ठीक है, टू बिल्ड, यहां तक ही करना इज नथिंग। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन इज नथिंग, ठीक है। टू बिल्ड वन इज समथिंग, बट टू बिल्ड, आई थिंक ये क्रॉप हो गया, चलें ठीक है। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन इज नथिंग, यहाँ पे देखें टू के बाद इन्वेंट एक वर्ब लगा हुआ है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। एन एयरप्लेन, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इज नथिंग उसको मॉडिफाई कर रहा है। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। अब बात करते हैं लास्ट फ्रेज की, टाइप की, दैट इज अ पॉजिटिव फ्रेज। दैट इज अ पॉजिटिव फ्रेज। सादी सी इसकी मैं उर्दू में वजाहत करना चाहती हूँ कि अगर हम दो जुमलों को वजाहती अल्फाज के जरिए मिला दें तो उसको पॉजिटिव फ्रेज कहा जाता है। यानी दो जुमलों में कुछ और अल्फाज का इजाफा कर दें जो कि वजाहत के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों, ठीक है। एंड अ पॉजिटिव इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रीनेम्स अनदर नाउन और प्रोनाउन इन सम वे। मतलब ये क्या करते हैं, वो जो पहले नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी थोड़ी सी वजाहत पेश कर देते हैं, उसको चेंज नहीं करते, उसकी थोड़ी सी वजाहत पेश कर देते हैं। जैसे द न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स फर्स्ट अपेयर्ड इन 1850s। तो यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकती थी ना, द न्यूज़पेपर फर्स्ट अपेयर्ड इन द 1850s। तो यहाँ पे जो मैंने ये द न्यूयॉर्क टाइम्स इजाफा किया है वो पॉजिटिव फ्रेज कहलाएगा। कायदे आजम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज बर्न इन कराची, मैं ये भी लिख सकती थी कायदे आजम वाज बर्न इन कराची, लेकिन मैंने लिखा कायदे आजम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मैंने थोड़ा सा वजाहती जुमले पेश कर दिए, सॉरी वजाहती अल्फाज पेश कर दिए, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी एक चार्म प्रोड्यूस हो गया इस सेंटेंस के अंदर। सो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज अ पॉजिटिव फ्रेज। Mr. Adil, my student, is very hardworking. Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, a brave warrior, stood victorious in battles। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉजेस की, ठीक है। अभी हम सारी बात करके आए हैं फ्रेजेस की, और अब हम बात करते हैं जी क्लॉजेस की।
तो आई होप आपको फ्रेजेस समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन। इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रेजेस जो है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देती थी, लेकिन जो क्लॉज है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंटेन करता है अपने अंदर एक सब्जेक्ट को भी और एक वर्ब को भी। वर्ब ऐसी वर्ब जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं आजकल, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले एसवीओ फॉर्मूला होता था, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मूला। उसको हमारे जो मॉडर्न इंग्लिश है उसने चेंज कर दिया और वो अब एसपी फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर्मूला। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसमें एक कंप्लीट सेंस होता है, इसका अपना एक वर्ब भी होता है, इसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है। जेम्स इज अ गुड डांसर, तो इसमें हमारे पास है वन क्लॉज, अ गुड डांसर। ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा जो सेंटेंस है, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस नॉर हैव टू विजिटेड दुबई। ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू पेरिस नॉर हैव आई विजिटेड दुबई। तो यहाँ पे हमारे पास हैं दो क्लॉजेस। ठीक है। नॉर जो है ना वो इसको क्या कर रहा है जी, अलहदा कर रहा है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। सो चार्ल्स want to buy a car, I want to buy a motorcycle, but I don't have enough money। इसमें हमारे पास थ्री क्लॉजेज हैं। फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज की एग्जांपल दी है, सेकंड सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, थर्ड सेंटेंस में तीन क्लॉजेज हैं। ठीक है। मेनली जो क्लॉजेज हैं दो टाइप्स की होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज भी कहा जाता है और डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। और जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है फर्दर जाके तीन और टाइप्स में डिवाइड होती है। यानी मेनली हमारे पास हैं दो टाइप्स, मेन एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अपने आप में मेन क्लॉज ही रहती है। डिपेंडेंट आगे जाके थ्री मेजर सब टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अगर हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज की बात करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है एक कंप्लीट सेंस देती है, बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है, अपना वर्ब भी होता है और ये एक्सप्रेस करती है कंप्लीट थॉट को। ये इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में मुकम्मल सेंस भी देती है। लाइक ही वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ये जो नहीं होते खला में उड़ते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ये वो हैं। ठीक है। तो इसका अपना एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, लेकिन ये क्या है जी, ये मेन क्लॉज है। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मुकम्मल तौर पे एक कंप्लीट सेंस देती है, उसे एज अ सेंटेंस भी यूज किया जा सकता है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कंटेन करती है एक सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करती है कंप्लीट थॉट। फ्रेज से बड़ी है, मेन क्लॉज से छोटी है। इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये डिपेंड करती है मेन क्लॉज के ऊपर ताकि ये एक्सप्रेस कर सके अपना कंप्लीट थॉट। जैसे कि आफ्टर ऑल वेंट आउट, अब इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि कंप्लीट सेंस क्या है, लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस बना दूं आफ्टर ऑल वेंट आउट आई लॉक द रूम, तो एक सेंस जो है मेन क्लॉज की वजह से डिपेंडेंट क्लॉज का जो सेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो है डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, बट आफ्टर ऑल वेंट आउट आई लॉक द रूम, जब मैंने आई लॉक द रूम लगा दिया, मेन क्लॉज साथ लग गई, तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी थ्री टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो जो नाउन क्लॉज है ये टेक्स प्लेस नाउन क्लॉज टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन की जगह लेती है इन द सेंटेंस के अंदर। इट स्टार्ट्स विद वर्ड लाइक हु, हुएवर, होम, होमएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेयर, वेदर, which ever, why, etc etc। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये मैंने इस वजह से राइट डाउन किया है ताकि सब लोगों को पहचान हो जाए कि नाउन क्लॉज जो है वो कौन से जो वर्ड्स है ज्यादा यूज करती है। जैसे whoever took this picture, ठीक है। whoever took this picture is a great photographer। तो ये डिपेंडेंट है ना, ये बात आप याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। हालांकि इसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी मौजूद है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, तो इसमें हेडवर्ड जो है वो नाउन है, दैट्स व्हाई इसे नाउन क्लॉज कहा गया है। We do not know when the train will arrive। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वन में नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट यूज हो रही थी, सेकंड में नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही है। We do not know when जो है यहाँ पे when से स्टार्ट होगा, मैंने बताया था whoever, when, whenever, whatever। ठीक है।
तो यहाँ पे व्हेन द ट्रेन अराइव जो है वो हमारी नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज की अगर बात की जाए तो इसमें हेडवर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव ही होगा एंड एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो डिस्क्राइब करती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। पहले बता के आई हूँ मैं जब एडजेक्टिव पढ़ा रही थी कि नाउन या प्रोनाउन को एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटीज बताता है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, रिलेट करवाती है। इट टेक्स या हमें बताती है टेल्स विच वन एंड व्हाट काइंड, कि क्या चीज है और किस तरह की है। इट बिगिंस विद हु, होम, विच, हुज, दैट। ओके, द मैन हु इज सिटिंग इन द कार इज माई अंकल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हु इज सिटिंग इन द कार, यहाँ पे सिटिंग जो है वो एडजेक्टिव है, दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा जो हु इज सिटिंग इन द कार हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसका अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, उसके बावजूद भी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अब बात करते हैं जी एडवर्ब क्लॉज की। एन एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब्स मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए गए थे, क्योंकि जब एडजेक्टिव की डेफिनेशन करवाई गई थी बताया गया था कि एडवर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्ब काम करता है, ठीक है, उसके मीनिंग्स में इजाफा करता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है और किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। सो एक एडवर्ब क्लॉज जो है वो डिस्क्राइब करती है मोर अबाउट अ वर्ब, more about an adjective and more about an adverb. It tells us where, how, when, why, to what extent or under what condition something is happening. ठीक है? For example, even if they lose by 3 runs, fans will still love them. इवन इफ दे लूज बाय 3 रन्स, मतलब अगर वो 3 रन से भी हारे हैं, इवन इफ दे लूज, इवन से स्टार्ट हो रहा है, इफ दे लूज, ठीक है, बाय 3 रन्स। तो यहाँ पे जो हेडवर्ड है दैट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज यूज हो रही है, फैंस विल स्टिल लव देम। इसके अलावा ही लेफ्ट अ नोट बिफोर ही डाइड, तो जो बिफोर है वो हमारा एडवर्ब है, ही डाइड उसका एक सब्जेक्ट है और साथ में एक वर्ब भी है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस ऑफ क्लॉज एंड फ्रेजेस। सो जो क्लॉजेज हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, कंटेन करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है अपना सेंस देती है, जैसे आई वेंट टू स्कूल, डिपेंडेंट क्लॉज अपना सेंस नहीं देती, उसमें कुछ हमें ऐड करना पड़ता है या इंडिपेंडेंट क्लॉज से मदद लेनी पड़ती है। फ्रेज जो है हमारे पास वो क्या करती है जी, बिना किसी सेंस के होती है, वो कोई सेंस देती ही नहीं है, ठीक है। इसमें नाउन फ्रेज भी हमने डिस्कस की, वर्ब भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी, ठीक है। सो ये आपका एक क्लॉज एंड फ्रेज का एक टेस्ट है। अभी चलें ठीक है, अभी अगर आप लोग करना चाहते हैं कि आप लोगों को कौन सी फ्रेजेस हैं इसमें और कौन सी क्लॉजेज हैं, ये समझ आ गया है तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको इन पीडीएफ जो है वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। आप जरूर मिला के देखिएगा कि आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेज जो हैं उसके बारे में समझ आया है या नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे जी, इसके